हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपके जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से चल रहे होंगे। तो मैं होप करता हूँ कि जो लास्ट क्लास है उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम चैनल में। और जो भी क्लासेस मैं देता हूँ ना, पूरा कंप्लीट करके ही आप आपके जो बुक है वो रीड कीजिएगा। उससे पहले भी बुक कंप्लीट पढ़ने के बाद ही इसको वीडियोस को देखिएगा, ठीक है। तो आप सभी जिस सिचुएशन में है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन जिस सिचुएशन में है, तो आई होप अच्छे ही होंगे, ठीक है। कभी घबराना नहीं, ठीक है। प्रिपरेशन में अचानक आने के बाद टाइम लगता है अपने आप को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। टेक योर टाइम। तभी मतलब एक सिचुएशन बनाने के लिए, एक मतलब कंफर्ट जोन बनाने के लिए एक टाइम चाहिए होता है, ठीक है। और जब भी आप सक्सेस के लिए जाते हैं, अगर कुछ अचीव करना चाहते हैं तो उसमें आप सेक्रीफाइसेस बहुत ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है। तो बाकी आप सभी अच्छे मतलब समझते हैं सब कुछ, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर 5, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है। और ये चैप्टर 6 एडिशन में 5 नंबर चैप्टर में है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 to 4 अंडर पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। तो आर्टिकल 1 से 4 तक इसको देखा जाता है, ठीक है। तो याद रखना कि कौन से आर्टिकल में आते हैं और कौन से पार्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज भारत, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स rather देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। तो ये लाइन पढ़ने के बाद हम लोगों को एक समझ में मतलब एक पिछले जो क्लास में था फेडरेशन के बाद याद आता है। लेकिन फेडरेशन है क्या? मैंने बताया था कि फेडरेशन का मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। तो फेडरेशन का मतलब क्या था, डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, ठीक है, ये याद रखना। तो अभी क्या है इंडिया में, डिवीजन ऑफ पावर तो है, लेकिन सेंटर के पास ज्यादा पावर है। मतलब 70% सेंटर के पास है और स्टेट के पास 30% है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि यूनियन क्या है और फेडरेशन क्या है, ठीक है। यूनियन इंडिया में देखा जाता है, ठीक है, और फेडरेशन कॉल्ड अमेरिका में देखा जाता है, ठीक है। तो जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था, तब जो भी मतलब स्टेट आके इंडिया के साथ जोड़ा था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट हो, ब्रिटिश कॉलोनियल हो, सब इंडिया में क्या है, यूनियन है, ठीक है। और अमेरिका में यूनाइटेड है। तो यूनाइटेड में क्या है, सब एग्रीमेंट करके ही ये स्टेट जो है, जितने स्टेट है 50 स्टेट, वो मतलब अपना मतलब एग्रीमेंट अपना हाँ भर के फिर स्टेट बना यूनाइटेड में। यूनाइटेड में क्या है कि कभी भी ये जो स्टेट बन के मतलब आया है, ये कभी भी जा सकते हैं इससे सीड होके। लेकिन यूनियन में ऐसा कोई राइट्स नहीं स्टेट्स को अलग होने का, ठीक है। तो वो हम लोग जब आगे देखेंगे तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो ये याद रखना कि यूनियन में क्या है कि एक जो बंदा है, उसमें उसने क्या किया, बहुत सारे बंदे को बुलाया कि चलो आ जाओ, ठीक है, कुछ बनाते हैं, ठीक है। और जो भी बनेगा इस पहले वाले बंदे के हिसाब से बनेगा, ठीक है, ये लाके। लेकिन इन लोगों के साथ कोई एग्रीमेंट नहीं बना, ठीक है। और ज्यादा पावर किस में होगा, ये फर्स्ट वाले बंदे पे। लेकिन यूनाइटेड में क्या है, 3-4 बंदे मिलके बोलते हैं चलो कुछ बनाते हैं, ठीक है। 3-4 बंदे मिलके चलो कुछ बनाते हैं। फिर इन लोगों ने एक चीज क्रिएट किया, जो भी पार्लियामेंट हो या फिर जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेकंड वाले में इन तीनों का कभी भी कुछ भी मर्जी हो तो अलग हो सकता है। लेकिन ये फर्स्ट वाले पे ये तीनों आया है तो इनके मर्जी से फर्स्ट वाले के, ठीक है, और जाएगा भी इनके मर्जी से, ठीक है। वो ज्यादा पावर फर्स्ट वाले पे है और सेकंड जो केस है उसमें ज्यादा पावर इन तीनों में, तीनों के इंडिविजुअल पावर पे डिपेंड होता है, ठीक है। ये याद रखना। अभी समझ में आ गया होगा आप सभी को, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं।
तो सेकेंडली क्या है, द कंट्री इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑल्दो इट्स कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल इन स्ट्रक्चर। तो हम लोगों के कंट्री में क्या है कि थोड़ा फेडरल स्ट्रक्चर दिखा जाता है, लेकिन यूनियन भी है। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर मैंने लास्ट क्लास में जो हम लोगों का कंट्री है फेडरल है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत। ठीक है, तो इसको हम लोग क्वासी फेडरल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो फेडरेशन जैसे मान लो स्टेट के पास 30% पावर है और सेंटर के पास डिविजनल पावर है लेकिन बहुत कम और ज़्यादा। ठीक है, यूनियन के पास 70%। तो ये जो फेडरल सिस्टम में क्या होता है कि स्टेट और सेंटर का जो भी मुद्दा होता है, ठीक है, जो भी मुद्दा होता है ये क्या करते हैं, अपने अपने हिसाब से सॉल्व करते हैं। ठीक है, कोई इंटरवेन नहीं करते अपने एक दूसरे पे। लेकिन हम लोगों का स्टेट में क्या है, यूनियन में सेंटर भी सेंटर भी स्टेट का जो भी प्रॉब्लम होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, सेंटर के पास ज़्यादा पावर है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो सेंटर लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट है, फिर इन दोनों का एक और लिस्ट है। ठीक है, तो ऐसे करते करते 2 3 4 लिस्ट है इंडिया में। ठीक है, तो वो जब हम लोग पार्लियामेंट या फिर सेंट्रल स्टेट रिलेशंस पढ़ेंगे तब हम लोगों को पता चल जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स हैज बीन प्रिफर्ड टू फेडरेशन स्टेट्स फॉर 2 रीजन। वन क्या है, the Indian Federation is not the result of an agreement among the states like the American federations, and two state have no right to secede from the federation। तो इंडिया का फेडरेशन क्या है, ठीक है, इस इंडियन फेडरेशन कोई मतलब एग्रीमेंट नहीं है लाइक अमेरिका की तरह। ठीक है, अमेरिका में जितने भी स्टेट है सबके बीच में एक एग्रीमेंट बन के आया है, लेकिन इंडिया में कोई एग्रीमेंट नहीं बना। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, सॉरी पहले ये 2 नंबर में बता देता हूँ, फिर बाद में एक एग्जांपल देता हूँ, तो आप लोगों को ज़्यादा इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो टू क्या बोला, 2 नंबर सेकेंडली, द स्टेट हैव नो राइट टू सीडेट फ्रॉम द फेडरेशन। इंडिया में क्या है, कोई राइट्स नहीं है अपने मतलब यूनियन से अलग होके अलग यूनियन बनाए या फिर अपना अलग कंट्री बनाए। ठीक है, अब समझ में आ गया ना। तो ये दोनों का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो मेरे पास 100 एकड़ के एक लैंड है। ठीक है, 100 एकड़ के एक लैंड है। तो मैं क्या किया, मैंने एक मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा भाई, ठीक है, इन तीनों को ये बोला कि आप लोग यहाँ रह सकते हो। ठीक है, आप आके यहाँ रह लो। ठीक है, लेकिन मेरे मर्जी से, ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी से कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने बोला तो वो आके रहने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब वो जाएगा तो मेरे मर्जी से जाएगा, और मतलब ये इच्छा करेगा। जैसे मान लो मैं मुझे अभी मतलब इच्छा हुआ कि इनको हटा के कुछ करूँ, तो इन लोगों को मैं हटा सकता हूँ, और अगर ये जाएगा तो भी मेरे मर्जी से जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है, ये यूनियन का है। ठीक है, इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं बना। ठीक है, कोई एग्रीमेंट नहीं, ये बिना एग्रीमेंट का, ठीक है, रह सकता है, रह रहा है। ठीक है, कोई ना एग्रीमेंट बना, ना कोई मैंने ये लैंड के प्रॉपर्टी इन लोगों के नाम किया, कुछ भी नहीं। लेकिन यूनाइटेड में क्या होता है, इन 2 3 4 मिलके अपना जो मान लो ये 4 प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये 4 प्रॉपर्टी बोला कि चलो क्या करते हैं, एक मतलब हम लोग 4 मिलके एक हो जाते हैं। तो 4 मिलके एक होने से ये हो गया। ठीक है, अभी ये लैंड तो बड़ा हो गया, तो कुछ करते हैं। तो ये क्या हुआ, चारों मिलके एक एग्रीमेंट बन के, ठीक है, अपना अपना लैंड सबसे सब एक होके एक बड़ा लैंड हो गया। जैसे मान लो 25 एकड़ करके 100 एकड़, 4 मिलके 100 एकड़ हो गया। तो अभी ये तो कोई भी डिस्प्यूट होता है तो ये फर्स्ट वाला बोला है कि मुझे नहीं रहना, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, ये एग्रीमेंट तोड़ के फिर चला जाएगा। ये वाला सेकंड वाला भी चला जाएगा, थर्ड वाला भी जाएगा, फोर्थ वाला भी जाएगा। तो ऐसे करते करते चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, फर्स्ट वाले में मेरे मर्जी से आया ना, लेकिन इसमें क्या हुआ, ये चारों की मर्जी से एक मतलब 100 एकड़ का लैंड क्रिएट हुआ। तो आई होप आप सभी को अभी एग्जाम्पल से समझ में आ गया। ठीक है, तो इंडिया ऑल्सो हैव डिवीजन ऑफ पावर। ठीक है, बट ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये स्ट्रिक्ट फेडरेशन नहीं मतलब कहलाता। ठीक है, ये लाइक अमेरिका में स्ट्रिक्ट फेडरेशन है। ठीक है, इंडिया में डिवीजन ऑफ पावर है, लेकिन वो स्ट्रिक्ट डिवीजन ऑफ पावर नहीं है, डिवीजन ऑफ स्ट्रिक्ट फेडरेशन नहीं है।
और इन इंडिया क्या है कि जो पावर है वो कहाँ से डिराइव होता है, आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से इंडिया में पावर डिराइव होता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है इंडिया में, तो सभी पावर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। ठीक है, अभी आई होप सभी को अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो जो भी मतलब स्टेट है इंडिया में, सब यूनियन जो सेंटर है उसमें उसका जो ये सेंटर जो भी बोलेगा उसका कहना मानेगा। ठीक है, तो स्टेट फ्रॉम इंडिया नॉट, जो भी स्टेट है इंडिया में कोई कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस से नहीं बना। ठीक है, तो एक्चुअल फेडरेशन का मतलब क्या होता है पता है? एक्चुअल फेडरेशन का मतलब फिडास। ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, गवर्नमेंट बाय कॉन्ट्रैक्ट, ये याद रखना एक्चुअल फेडरेशन। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया। ठीक है, और इसमें यूनियन में ज़्यादा पावर होता है। ठीक है, यूनियन में सेंटर कुछ भी कर सकता है, दो स्टेट को अलग करके एक एक स्टेट बना सकता है, और एक स्टेट को और दूसरा स्टेट को मिला के और एक सिंगल स्टेट बना सकता है, दो स्टेट को मिला के सिंगल स्टेट बना सकता है, इसका अलग सा पावर है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया गया है। टेरिटरीज ऑफ स्टेट, स्टेट का टेरिटरीज। ठीक है, यूटीज यूनियन टेरिटरीज, और टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो भी पावर है, जैसे मान लो सिक्किम। ठीक है, सिक्किम पहले हम लोग का स्टेट नहीं बना। ठीक है, बाद में ये सिक्किम आके ऐड हुआ, तो ये बात। तो द नेम्स ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटोरियल एक्सटेंट आर मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहाँ पे मेंशन है? फर्स्ट शेड्यूल पे। ठीक है, हम लोग का यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कितना शेड्यूल है? 12। जितना शेड्यूल है सब याद रखना, क्योंकि एग्जाम में शेड्यूल हो, आर्टिकल्स हो, इम्पोर्टेंट आर्टिकल कौन से पार्ट से है, ये मतलब एक या दो क्वेश्चंस तो रहता ही है हर एग्जाम में, ये याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द आर्टिकल 2 क्या बोलता है? आर्टिकल 2 एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक फिट। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या कहते हैं कि बाहर का कोई स्टेट, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया सिक्किम का, बाहर का कोई स्टेट अगर मतलब चाहता है तो इंडिया ज्वाइन कर सकता है। मतलब इंडिया क्या करेगा? बाहर के स्टेट को मतलब कॉल करेगा कि ज्वाइन अस। ठीक है, हम लोग को ज्वाइन करे। ठीक है, मतलब जो भी मतलब इंडिया को अच्छा लगे। ठीक है, जो सिक्किम अलग था ना, बाद में क्या हुआ? इंडिया में आके ज्वाइन हुआ। तो ये आर्टिकल 3 क्या बोलता है? ऑन द अदर हैंड relates to the formation of or changes in the existing states of the Union of India। कोई मतलब जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट्स है इंडिया में, वो उसमें कोई भी चेंजेस ला सकता है। इंडिया में जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट है उसमें यूनियन या फिर सेंटर कोई भी चेंजेस ला सकता है। ये बाउंड्रीज हो या फिर नेम हो। ठीक है, कोई भी चेंजेस ला सकता है, इसका मतलब ये है। तो वो हम नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो आर्टिकल 3 ऑथराइजेस द पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग 2 और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ द स्टेट और बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू अ पार्ट ऑफ एनी स्टेट। 2 स्टेट को मिला के एक बना देगा, एक स्टेट को डिवाइड करके 2 बना देगा। ठीक है, नेम चेंज कर देगा, तो अपने हिसाब से जो भी मन करेगा वो करेगा। जैसे मान लो उत्तराखंड, अभी का डेट में जो उत्तराखंड है वो कभी यूपी का पार्ट हुआ करता था। ठीक है, तो जो मतलब जब आप देखोगे ना, जो भी स्टेट बड़े होंगे, मतलब बहुत बड़ा स्टेट होगा, तो उसको एडमिनिस्ट्रेशन में दिक्कत आएगा। तो क्या करेगा सेंटर? उसको डिवाइड करके 2 स्टेट बना देगा, तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ईजी होगा। जैसे मान लो 100 पीपल का ग्रुप है, उसको मैनेज करना बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, एक आदमी, जैसे जो भी हो, एक आदमी ये 100 ऑफ पीपल को
मैनेज करना बहुत दिक्कत होगा। अगर ये 100 को हम डिवाइड करेंगे 25-25 करके, 25-25 करके, तो हर एक में एक एक आदमी दे देंगे, तो उसमें इजी हो जाएगा इन कंपेरिजन टू 100:1, ठीक है, और 25:1, तो ये ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो इस तरीके से करते हैं। जैसे मान लो बिहार से झारखंड अलग हो गया था, ठीक है, फिर ऐसे करते करते बहुत सारे ऐसे स्टेट को अलग मतलब डिवाइड किया गया है, तो एक स्टेट को दो डिवीजन में, ठीक है। तो इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, कोई स्टेट का अगर एरिया चाहिए होगा तो उसको एरिया को इंक्रीज करेगा। डिमिनिश द एरिया ऑफ स्टेट, स्टेट का एरिया खत्म करेगा, ठीक है, कम कम करेगा। अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, बाउंड्री में कोई दिक्कत है तो बाउंड्री को उसको देखेगा। अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट, ठीक है, नेम चेंज करेगा। जैसे अभी क्या हुआ, जैसे जो भी प्रयागराज है अभी का, वो पहले क्या था, इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, अब इसको चेंज करके क्या बोला, प्रयागराज, ठीक है। और जो मुगल सराय था, मुगल सराय को चेंज करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय बना दिया, ठीक है। ऐसे चेंज करता है, और इसमें ज़्यादा पावर यूनियन के पास होता है। तो इसका भी कुछ है, वो आगे देखते हैं कि however article 3 lays down two conditions in this regard. One, a bill contemplating the above changes can be introduced in the parliament only with the prior recommendations of president. president के recommendation से ही इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा, बट मैं बाद में बताता हूँ, पहले देख लेते हैं। तुम दो सेकेंडली क्या बोला, बिफोर रिकमेंडिंग द बिल the president has to refer the same to the state legislature concerned with the expressing its views within a specified period. तो स्टेट को भी मतलब अगर स्टेट का कुछ चेंजेस करता है यूनियन, तो प्रेसिडेंट वो रिकमेंडेशन स्टेट को भी भेजेगा, ठीक है। लेकिन ये जो रिकमेंडेशन वो बाउंड नहीं है सेंटर को, सेंटर मतलब सेंटर का जो चेंजेस करना है वो करेगा, लेकिन ये रिकमेंडेशन मतलब कंपलसरी नहीं है कि अगर प्रेसिडेंट रिकमेंड नहीं करेगा तो ये नहीं होगा, ठीक है। तो फर्दर द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू फॉर्म अ न्यू स्टेट इंक्लूड्स द पावर टू फॉर्म अ न्यू स्टेट और यूनियन टेरिटरी बाय यूनाइटिंग ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू एनी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो अब जब इसको स्टडी करेंगे ना, वो लाइन बाय लाइन अच्छे से फोकस्ड होके, और जो भी मैं मतलब बताता जाता हूँ एक्स्ट्रा कुछ भी, वो आप प्लीज़ कोई शीट A4 साइज पेपर में या फिर शीट में कुछ नोट कर लीजिएगा, तभी आप जब बुक रीड करेंगे तब उसके साइड बाय साइड उसको देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। मतलब देखो अभी का सिचुएशन क्या है, आप लोगों को हार्ड वर्क तो करना होगा, मेहनत तो करना होगा, लेकिन उसके साथ में स्मार्ट वर्क भी जरूरी होता है, ठीक है। जीके का जो सिलेबस होता है बहुत वास्ट होता है, ठीक है, आपका ओशन कह सकते हो, कोई किनारा नहीं है। तो आप लोगों को एक बाउंड्री सेट करना पड़ेगा, आप लोगों को दिमाग, खुद का दिमाग यूज करके तो बाउंड्री बना के उसके अंदर इस सबको कंपाइल करके लाना होगा, ठीक है। वो अपना अपना हिसाब से अपने अपने स्ट्रेटेजी से होता है, ठीक है। तो ये एक आर्ट है, ठीक है। जब आप जैसे मतलब कोई फर्स्ट रीडिंग में सोचता है कि अरे भाई मेरा तो कुछ याद नहीं रहता, मैं क्या करूँ, एक बार मतलब एक बार दो बार रीड करने से नहीं होगा, आपको करीबन 10-12 बार आप लोगों को वो जो बुक है कोई भी हो आप लोगों के पास, वो उसको अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा। और वीडियोस को तो एक दो बार देखने से भी समझ में आता होगा, क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन मैंने जितना हो सके मैं दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट कैन डिस्ट्रॉय द स्टेट व्हेयरएज स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट डिस्ट्रॉय यूनियन, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कभी भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन स्टेट के पास नहीं है वो पावर। तो यूएसए में क्या है, ऑन द अदर हैंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ अ स्टेट इज गारंटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड होता है, मतलब गारंटीज है। अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू स्टेट्स और अल्टर बॉर्डर्स of existing state without the consent of a state concerned, ठीक है।
अमेरिकन गवर्नमेंट क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर स्टेट का कंसर्न नहीं हुआ तो वो जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उसका बॉर्डर भी कुछ नहीं हिला सकता, तो ना उन लोगों का नाम चेंज कर सकता है, ठीक है। दैट इज वाई यूएसए डिस्क्राइब, यूएसए को डिस्क्राइब किया जाता है इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट, इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट। और इंडिया को क्या कहा जाता है, इंडिया डिस्क्राइब इज एन indestructible of destructible state। यूनियन को यूनियन इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल और स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है, ठीक है। तो जितने भी है कि आर्टिकल 4, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में जो भी है, जो भी चेंजेस होता है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे आप पढ़ के समझ सकते हो, इसमें वही बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी बोला गया है आर्टिकल 4, आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2 में आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अमेंडमेंट्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। ये जो आर्टिकल है अंडर 368, आर्टिकल 368 वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ठीक है। अब इसके तहत कुछ भी अमेंडमेंट ला सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो बिल, अगर कुछ बिल में कुछ चेंजेस लाना होगा तो क्या करेगा, इसको अमेंड करेगा, लेकिन इसमें चेंजेस जो होगा उसमें कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है, यूनियन सुप्रीम है, ठीक है। यूनियन का जो भी इच्छा होगा वही करेगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर दिया यूनियन को, ठीक है। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दिया यूनियन को, ठीक है। So this means that such laws can be passed by simple majority and by a ordinary legislative process। तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता है लॉ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है कि अगर इंडिया का अंदर का कुछ भी चेंजेस होता तो वो अमेंडमेंट में नहीं आता, लेकिन बाहर का कुछ भी चेंजेस होता है, जैसे इंडियन इंटरनेशनल बॉर्डर्स, ठीक है। इंटरनेशनल बॉर्डर्स मान लो ये जो इंडिया है, ये जो इंडिया है, ठीक है, ये जो इंडिया है इसका जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसमें कुछ अगर चेंजेस लाना होगा तो कोई मतलब अमेंडमेंट का जरूरत है कि नहीं। डज द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू डिमिनिश द एरियाज ऑफ अ स्टेट इंक्लूड ऑल्सो द पावर टू सीड इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री। तो हाँ, क्या बोला कि द क्वेश्चंस केम अप फॉर एग्जामिनेशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट इज एन रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट 1960। तो 1960 में एक बेरीवरी यूनियन केस आया था, जो बोला गया कि जो बेरीवरी यूनियन पाकिस्तान टू पाकिस्तान led a political agitations and controversy and thereby necessitated the presidential reference, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, इसको hence Indian territory can be ceded to a foreign state only by amending the constitution under article 360। अगर इंडिया से कोई पार्ट इंटरनेशनल बाउंड्री में जाता है, अगर वो मतलब जो फॉरेन कंट्री उसको लेता है तो उसके लिए अमेंडमेंट का जरूरत पड़ता है आर्टिकल 368 में। 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जरूरत होता है, ठीक है। ऐसे थोड़ी ना हम लोग किसी को भी कुछ भी दे देंगे, ठीक है ना। हम लोगों का कंट्री, हम लोगों का प्रॉपर्टी है, तो फॉरेन कंट्री को फॉरेन जो भी मतलब प्रॉपर्टी है, फॉरेन टेरिटरी है, उन लोगों को क्यों दे, ठीक है। उसके लिए चेंजेस तो लाना पड़ेगा। अगर अंदर का कुछ करते तो हम लोग का घर का मामला हम लोग कुछ भी करेंगे, ठीक है ना, उसमें जो अमेंडमेंट का जरूरत नहीं होता, ठीक है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। आपका घर का बाउंड्री है, ठीक है, तो आपका घर का अंदर कुछ भी हो, कुछ भी डिवाइडेशन हो, ठीक है, उसमें कोई मतलब आपका जो लैंड प्रॉपर्टी है उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। लेकिन आपका अगर आप ये थोड़ा पार्ट इन पड़ोसी को दे देते हैं और पड़ोसी चाहते हैं अगर उसमें लैंड का जो प्रॉपर्टीज है उसमें चेंजेस किया जाता है, ठीक है, तो उनको इतना पार्ट दे दिया गया, ठीक है, इतना नॉर्थ साउथ वेस्ट सब देख के दिया जाता है। तो ये बात है। तो consequently 9th Constitutional Amendment Act 1960 was enacted to transfer the
सेड टेरिटरी टू पाकिस्तान, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 9 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1960 को जाएगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सुप्रीम कोर्ट 1969 को फिर बोला कि सेटलमेंट ऑफ अ बाउंड्री डिस्प्यूट बिटवीन द इंडिया एंड अनदर कंट्री डज नॉट रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। मतलब कोई बाउंड्री डिस्प्यूट हो, जैसे मान लो हम लोग का खुद का मतलब जो पड़ोसी और हम लोग के बीच जो बाउंड्री है उसका डिस्प्यूट है, ठीक है, वो अच्छा नहीं है, बेकातरा है, मान लो सीधा होना चाहिए, ऐसे बेकातरा है, तो इसको सीधा करने के लिए अगर कोई डिस्प्यूट है बाउंड्री, उसमें कोई अमेंडमेंट का जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए फिर तो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 2015 में क्या हुआ, जो हम लोग इंडिया से 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिया गया और 51 एनक्लेव्स बांग्लादेश हम लोगों को दिया गया, ये 100th कॉन्स्टिट्यूशन, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। जो भी मैं हाईलाइट करके रखा हूँ इसमें वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन कंपेरिजन टू अदर। आप लोग सब कुछ रीड करिएगा, ठीक है। अगर बुक है तो ज़्यादा डिटेल्स में रीड करिएगा और जो जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो ज़्यादा याद रखिएगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन ऑफ स्टेट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो बिफोर 1947 क्या था, प्रिंसली स्टेट था, ठीक है, प्रिंसली स्टेट था और था ब्रिटिश प्रोविंस, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविंस था। तो आफ्टर 1947 क्या हुआ कि जो ब्रिटिश प्रोविंस था वो तो आ गया इंडिया के अंदर, तो टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बना था, एक है इंडिया और एक पाकिस्तान 1947 में, आप लोगों को तो पता है, ठीक है। उस वक्त 552 प्रिंसली स्टेट था, जिसको बोला गया आप चाहे इंडिया को ज्वाइन करें, आपको मर्जी हो पाकिस्तान को ज्वाइन करें, और आपका मन करे तो आप इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। उसमें से 552 में से 549 549 क्या इंडिया को ज्वाइन किया, और जो 3 बाकी रह गया वो रिमेन इंडिपेंडेंट रह गया, ठीक है। तो 552 प्रिंसली स्टेट सिचुएटेड विद इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, 549 joined the India and 549 joined the India and remaining 3 हैदराबाद, उसमें से हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर रिफ्यूज टू ज्वाइन इंडिया, ठीक है। बाकी बाद में क्या हुआ कि अगर ज्वाइन नहीं किया तो देखते हैं ना क्या होता है। तो एक कहावत है साम दाम दंड वैध, ठीक है। तो किसी को दाम दे के खरीदा गया, किसी को दंड दे के, जैसे मान लो हैदराबाद मीन्स पुलिस एक्शन, पुलिस के एक्शन से इसको, ठीक है, इंटीग्रेट किया गया, ठीक है। जूनागढ़ मीन्स रेफरेंडम, ठीक है। कश्मीर बाय इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन, आर्टिकल 370 शायद, वो जो अमेंड करके फिर कश्मीर को इंडिया के अंदर लेके आ गया ना, वो चेंजेस, ये पहले इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन था, ठीक है। तो ये सारे बातें आप जब डिटेल्स में स्टडी करेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा, जैसे मान लो आप हैदराबाद को पुलिस एक्शन से लाया, ठीक है, जूनागढ़ को रेफरेंडम से, ठीक है, कश्मीर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेप्शन, ये सब आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए फिर ये जो मतलब एवोल्यूशन था ना, इसमें 2 कमेटी बना था, एक धार कमीशन एंड जेबीपी कमेटी और एक फजल अली कमीशन, ठीक है। ये जो 2 कमेटी था, ये दोनों को आप लोगों को याद रखने का उतना है कुछ नहीं इसमें, आप लोगों को सिर्फ याद रखना कि ये जो एवोल्यूशन था उसमें 2 जो कमेटी बना था वो 2 कौन से कमेटी है, एक धार कमेटी एंड जेबीपी कमेटी और एक फजल अली कमीशन। दोनों को कभी कभी क्या पूछता है कि फजल अली कमीशन किस चीज से रिलेट करता है, तो वो किस चीज से रिलेट करता है, एवोल्यूशन ऑफ स्टेट या फिर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्टेट। धार कमीशन एंड जेबीपी कमेटी, ये सारे सिर्फ ये छोटा चीज याद रखें, बाकी आप रीड करके आप समझ लेना, ठीक है। आप थ्रू रीडिंग कर लेना तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा एक चीज पे, ठीक है। देखा तो अभी जो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी है, ठीक है, ये जो चैप्टर है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बहुत कुछ है, अगर आप इस बुक में देखेंगे तो उतना मतलब ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, जितना मैं अभी बोल दिया या फिर आप लोगों को दिखा दिया उतना ही है। तो इतना कंसेप्ट क्लियर होने से आप लोग किसी भी एग्जाम में यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोग क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसे आर्टिकल 1 में क्या है, भारत दैट इज यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या बोला कि
जो भी बाहर का स्टेट है आप उनको बुला के इंडिया में ज्वाइन करा सकते हो, ठीक है। कोई भी स्टेट इंडिया में ज्वाइन हो सकता है, तो मतलब बाहर का जो स्टेट है वो इंडिया में ज्वाइन हो सके। आर्टिकल 3 में क्या है, जो भी इंटरनल चेंजेस है, इंटरनल स्टेट है उसमें यूनियन कुछ भी चेंजेस ला सकता है, बाउंड्री हो, फिर आपका नेम हो, आपका मतलब जो लैंड छोटा बड़ा कर सकता है, ठीक है। ये सारे था, ठीक है। आप लोगों को तो अभी पता चल गया है, ठीक है। चलिए, तो अभी जो भी यहाँ पे क्या है, इंडियन स्टेट्स एंड फॉर्मेशन डेट्स है, ठीक है। तो इंडियन स्टेट ये आप लोगों को याद होना बहुत ही जरूरी है। कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी नहीं पूछता ही रहता है, ठीक है। जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है इसका, ठीक है, 1950 से 60 तक कौन कौन से स्टेट बना, ठीक है। कौन कौन से स्टेट असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये मतलब हर एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पे तो अल्फाबेटिकली ऑर्डर है स्टेट का। अब एक बार आपके नोट्स में जो डेट्स है 1950 से लेकर अभी तक का, जैसे 2019 में कौन कौन से स्टेट बना, JNK, ठीक है, JNK, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वो इतना तक आप लोग जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है उसको फॉलो कीजिएगा। तो मैं दिखा देता हूँ एक चीज कि आंध्र प्रदेश कब बना, 1953 को, अरुणाचल प्रदेश 1987 को, असम 1950, बिहार 1950। ये असम और बिहार एक ही ईयर में बना, 1950 ये याद रखना है, ठीक है। छत्तीसगढ़, ऐसे बहुत सारे डेट्स होगा जो सेम होगा। छत्तीसगढ़ 2000 में, गोवा 1987 में, गुजरात 1960 में, ठीक है। फिर हरियाणा 1966, हिमाचल 1971, झारखंड 2000। झारखंड किससे अलग हो गया बना, बिहार से, ठीक है। कर्नाटका 1956, केरला 1956, ये देखो कर्नाटका और केरला दोनों एक ही बार एक ही टाइम में बना। मध्य प्रदेश 1950, महाराष्ट्र 1960, ये देखो गुजरात और महाराष्ट्र एक ही डेट पे बना, ठीक है। मणिपुर 1972, मेघालय 1972, ये दोनों एक ही डेट पे बना, ठीक है। मिजोरम 1987, नागालैंड 1963, उड़ीसा 1950, पंजाब 1947, राजस्थान 1949, सिक्किम 1975, ठीक है। फिर तमिलनाडु 1956, तेलंगाना 2014, त्रिपुरा 1972, उत्तर प्रदेश 1950, उत्तराखंड 2000 और वेस्ट बंगाल 1950। तो अभी रिसेंटली जो है कौन बना वो आप लोगों को याद होना बहुत ही जरूरी है। रिसेंटली JNK बना, जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 में। और उससे पहले कौन था, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश देखो, सॉरी वो आंध्र प्रदेश नहीं, ये बना, ये जो तेलंगाना है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होके तेलंगाना बना 2014 में, आंध्र प्रदेश रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2014, ठीक है। ये याद रखना। तो ये याद रखना। और जो जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है। फिर हो गया इधर 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 कोई नहीं है, फिर इधर सिक्किम, ठीक है, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, त्रिपुरा, ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है वो ज़्यादा आप लोग रीड कीजिएगा, क्योंकि इसमें से अभी नॉर्थ ईस्ट का क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो इसका चांसेस बहुत ज़्यादा है क्वेश्चन एग्जाम में आने का, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया है। तो लास्ट अभी तक जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को बनाया गया, ठीक है। ये याद रखना, जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख को बनाया गया। और 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज है अभी तक, तो ये याद रखना, ठीक है। तो आज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो सिटीजनशिप है वो कंप्लीट करेंगे, फिर फंडामेंटल राइट्स स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी तक आप अगर देख चुके होंगे, तो अगर मेरे वीडियोस अच्छा लग रहे हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बाकी अपडेट्स के लिए बेल बटन का ओपन करके रखिएगा, क्योंकि मेरा करंट अफेयर्स का अभी सीरीज शुरू होने वाला है। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगे और आप भी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। और बाकी कोई भी डाउट हो आप पूछ लेना मुझसे, कमेंट सेक्शन में हो या फिर टेलीग्राम चैनल में हो, पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए फिर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड थैंक यू
हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय।